हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस मेंस जीएस 6 के लिए, जिसमें यूपी स्पेशल है, उसके 3 टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। और ये तीनों टॉपिक जो है अभी 2023 वाला जब मेंस हुआ था तो उसमें पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। ये जितने भी जीएस 6 वाली चीज़ें जो कराई जा रही हैं या जीएस से मेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो यूपी पीसीएस जो आंसर राइटिंग वाला मेंस वाला ग्रुप है उसी में मिलेंगी। वो आंसर राइटिंग वाला मेनली ग्रुप है, लेकिन जो भी मेंस से रिलेटेड बाकी की चीज़ें हैं वो भी आपको वहीं पे ही दी जाएंगी। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। यूपी पीसीएस प्री, आरओ प्री दोनों का कंबाइन और यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग का ग्रुप अभी चल रहा है फिलहाल। तो चलिए शुरू करेंगे। प्री वाले में ही आपको जो बाकी के नोट्स आपको हैंड रिटेन नोट्स दिखते हैं जीएस वाले, वो प्री वाले ग्रुप में मिलेंगे, यूपी पीसीएस प्री, आरओ प्री। और उसी में आपको टेस्ट वगैरह या पीवाईक्यूज जो है लास्ट 10 ईयर के पूरा सब्जेक्ट वाइज डिटेल में, वो सब भी आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। सबके लिए सेम नंबर है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा। ये पूछा जा चुका है। इस बार मैंने ये वाला बनाया है, आज वाला वीडियो, ये मैंने कॉपी पे लिख के बनाया है इसलिए क्योंकि मेरी भी थोड़ा प्रैक्टिस बनी रहे कॉपी पे लिखने की और थोड़ा मेरा भी भला हो जाए आपके साथ साथ, तो इसीलिए मैंने ये करा है। बाकी अभी तक जो है पूरा जो चीज़ें आ रही थी वो कॉपी पे नहीं थी। बाकी के आपने वीडियो देखे होंगे, कंटेंट सेम रहेगा, बस ये जो मेंस वाला टॉपिक है ये मैं खुद से कॉपी पे पेन से लिखना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के बारे में अगर क्वेश्चन आया तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये पूरा क्वेश्चन आंसर मॉडल में नहीं है, फिर भी जैसे ये टॉपिक आया तो आपको यहाँ से फैक्ट मिल जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ राज्य को एक उन्नत रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मतलब यहाँ पे हम ये चीज़ बता रहे हैं सिर्फ कि रक्षा औद्योगिक गलियारा क्यों बनाया जा रहा है, अपने देश को एरोस्पेस की और रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और इसके साथ साथ अगर ये सब गलियारा वगैरह यूपी में बनेगा तो यूपी का भी विकास हो सकेगा। इसके लिए भी एक मतलब दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा। अब इसके बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मैंने भी जब ये मेंस में लिखा था तो उतना अच्छा आंसर नहीं लिखा था। अगर मैंने इसको 2-3 बार प्रैक्टिस की होती तो शायद मैं अच्छा आंसर लिख पाती। अब आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर जितना भी मेंस के पेपर हैं हमेशा क्वेश्चन रिपीट ही करते हैं, थोड़ा बहुत घुमा के, कभी महत्व पूछ लिया गया किसी चीज़ का, कभी चुनौतियां या फिर सरकार के प्रयास, इस तरह से थोड़ा सा घुमाते हैं, लेकिन टॉपिक सेम रहता है। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसको फिट कर पाएंगे और उसके बाद तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अब रक्षा औद्योगिक गलियारे की अगर विशेषताएँ पूछी जाए तो पहले आप साइड में बना सकते हैं कि इसमें पहला जो पॉइंट है इसका यही है कि 6 नोट्स में इसको विभाजित किया गया है, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट। तो ये 6 आप बना के इसमें मैप में बना के दिखा सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप 2 सेकंड के अंदर पूरा यूपी का मैप खींच दें। बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा रहे, बस ये लगे कि हाँ यूपी ही है ये। और बाकी आपको जो ज़िले दिखाने हो वो सेम जगह पे हों। जैसे आप मैप में देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ज़िला का पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, तभी आप मेंस में पहुँचेंगे जब आपको यूपी के ज़िले पता होंगे, नहीं तो प्री ही निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इतना तो आपको पता ही होगा, तो मेंस में ये पूरा दिखा दीजिएगा। उसके बाद फिर ये एक नोडल एजेंसी जो है यूपी एडाइस की जो है नोडल एजेंसी UPEIDA, ये पूरा लिखिएगा। ये नोडल एजेंसी थी जो इसको बना रही थी रक्षा औद्योगिक गलियारे को। नोट्स बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये प्री की में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, ये जगह जो है रक्षा औद्योगिक गलियारा जो डिफेंस कॉरिडोर है उसको विकसित किया जा रहा है। ये देखिए अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, इधर झांसी हो गया, इधर चित्रकूट हो गया, इधर लखनऊ और कानपुर, इस तरह से दिखा सकते हैं। फिर रक्षा उत्पादों के आयात के खर्च में लगभग $3.60 मिलियन की बचत संभावित है। जो ये हमारा जो रक्षा औद्योगिक गलियारा बन रहा है इसके थ्रू जो हम बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट बनाएंगे डिफेंस सेक्टर के लिए, तो हमें कम जो रक्षा उत्पाद है कम आयात करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, तो हमारी बचत होगी। इसके अलावा 5 वर्षों में लगभग 2.50 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा इस सेक्टर में। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आकर्षण होगा। मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी ऐसी कंपनी भी आ सकती हैं भारत में और भारत में निवेश कर सकती हैं। इसके अलावा ये जितने भी क्षेत्र हैं, आपने देखा होगा कि अभी हमने जो बनाया इसमें बहुत सारा एरिया जो है बुंदेलखंड में पड़ रहा है, चित्रकूट, झांसी वगैरह में पड़ रहा है, तो उससे बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास भी होगा। राजकोषीय प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये तो एक मेन बात है। इसके अलावा प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी आएगी। ये सब चीज़ें कोरिलेट करके मतलब ये विशेषताएं ही हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के लिए पूरक के रूप में कार्य करेगा। अब जैसे विशेषताएं हम जो पढ़ रहे हैं इसमें अगर आपका आ जाए कि डिफेंस रक्षा औद्योगिक गलियारा जो है उसके लाभ क्या हैं, तो उसमें भी आप ये चीज़ें उसमें से कुछ चीज़ें डाल सकते हैं।
अभी 8वां पॉइंट जो है उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण जो नीति है वो इसके लिए पूरक के रूप में काम करेगी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति और रक्षा औद्योगिक गलियारा। फिर अधिकांश जो रक्षा औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है वो बंजर और ऊसर भूमि है। जितना भी हमने देखा कि बुंदेलखंड में ज़्यादा खेती वगैरह नहीं होती, थोड़ा बीहड़ एरिया है, तो मतलब खेती के लिए उतना स्कोप नहीं है वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें हम अगर करेंगे, कोई औद्योगिक इकाई लगाएंगे तो उससे ज़्यादा लाभ होगा उस एरिया को। तो जितना भी रक्षा औद्योगिक गलियारे में पड़ रहा है अधिकांश हिस्सा बंजर और ऊसर है, अतः भूमि का जो है उचित सदुपयोग सुनिश्चित हो सकेगा इससे। तो ये इसमें भी हेल्प करेगा, भूमि का उपयोग हो सकेगा। अब लास्ट में आप कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, बाकी चाहे तो यही लिख सकते हैं, रक्षा औद्योगिक गलियारा न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करते हुए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। जो क्षेत्रीय असमानताएं होती हैं, जैसे बुंदेलखंड खंड जो है पिछड़ा हुआ है, बाकी पश्चिमी एरिया मध्यांचल थोड़ा उसे ठीक ठाक है, तो वो क्षेत्रीय असमानता आ जाती है, उसको भी दूर करने में सहायक होगा अगर यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ लग जाएंगी। तो ये हो गया रक्षा औद्योगिक गलियारा, उससे रिलेटेड टॉपिक हो गया। दूसरा है उत्तर प्रदेश में कृषि चुनौतियां और सरकार के उपाय। कृषि चुनौतियों से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। जब ये पेपर 5-6 नहीं होता था तभी भी जो है अगर यूपी से क्वेश्चन बीच में आ जाता था, GS 1 वगैरह में ऐड कर दिया जाता था इसको। अभी जब ये अलग हो गया है तो इसको पेपर 6 में पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य, यही पता ही है आपको। राज्य की GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 28% है। अब ये देखिए कोई एग्जैक्ट नहीं रहता है कि आप कौन से साल का लिख रहे हैं। जब भी डेटा जिस साल का डेटा आपके पास कंफर्म हो कि आपको एकदम याद है कि हाँ ये डेटा आया था, वही साल इसमें डाल दीजिए। कोई ये नहीं पूछा गया कि आपको रिसेंट का ही डालना है। उत्तर प्रदेश की लगभग 65% जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है, 65% लगभग कृषि पर आधारित है। और उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की चुनौतियां क्या क्या हैं, तो फसल प्रबंधन में खामियां है, निम्न उत्पादकता है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस कारण भी ये भी चुनौती का कारण बना है। कृषि जोत का छोटा आकार है, छोटे छोटे खेत हो गए हैं लोगों का, मतलब लोगों के पास, किसी के पास बहुत ज़्यादा खेत है, किसी के पास बहुत कम खेत है। जागरूकता की कमी है, तकनीकी का अभाव है, ये सब जो है उत्तर प्रदेश में कृषि की चुनौतियां हैं। अब इसको आप पॉइंट वाइज भी कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे केवल सभी चीज़ें आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, ऐसा लगेगा कि पन्ना भरने की कोशिश की गई है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है धान उत्पादकता लगभग 2600 किलो हेक्टेयर है पर हेक्टेयर। वहीं पंजाब में धान उत्पादकता लगभग 3200 किलो हेक्टेयर है, मतलब यहाँ की उत्पादकता कम है। अभी हमने ये पॉइंट इसमें यहाँ पे भी इसी मैप के माध्यम से देखा था। अब ये जो है उत्पादकता को आप यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से भी आपने दिखा दिया, तो ये इससे थोड़ा सा अच्छा फर्क पड़ेगा कि लगभग 2600 हमारी उत्पादकता है और पंजाब की वहीं 3200 है। वर्षा पैटर्न में बदलाव से सूखे की समस्या होती है। इसके अलावा ये जलवायु परिवर्तन वाले सेक्शन में आ गया है। इसके अलावा प्रदेश में प्रति व्यक्ति केवल 0.73 हेक्टेयर औसतन कृषि भूमि है, मतलब कृषि जोत का आकार छोटा है। पर्याप्त सिंचाई का अभाव है, लगभग 144 लाख हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र ही है। परंपरागत, अब जब जैसे अगर आपको ना याद रहे कि क्या चीज़ है, कितना ये था, तो लगभग आप डाल के उसमें लिख सकते हैं, एग्जैक्ट उसमें ना लिखिएगा, क्योंकि जब डेटा नहीं याद रहे एग्जैक्ट तो उसमें लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि गलत हो जाएगा। इससे अच्छा ना लिखा जाए। फिर परंपरागत तकनीकी पर अति निर्भरता है, मतलब पुरानी तकनीकी पर अभी भी हम आधारित हैं, नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा फसल चक्रण, भूमि उर्वरता जांच, प्रमाणिक बीज की गुणवत्ता हेतु कृषि जागरूकता की कमी है। फसल चक्रण नहीं अपनाते, भूमि में क्या रासायनिक पदार्थ की ज़रूरत है उसके लिए भूमि की जांच करानी चाहिए, मिट्टी की जांच करानी चाहिए, उसमें भी ज़्यादा जागरूकता नहीं, सक्रियता नहीं है। प्रमाणिक बीज की गुणवत्ता चेक करने के लिए कुछ खास तकनीकी नहीं है। रासायनिक खादों का अति उपयोग जो है बंजरता को बढ़ावा देता है, ज़्यादा रासायनिक खाद यूज़ कर ली जाती है बिना मृदा जांच के, तो इससे जो है बंजरता को बढ़ावा मिलता है। सरकार ने कुछ उपाय अपनाए हैं, जैसे बिजली पर 100% अनुदान और डार्क जोन में नलकूप जो प्रतिबंध था, इसी बार आपने देखा होगा, ये डार्क जोन नलकूप प्रतिबंध को हटाया गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है सरकार की तरफ से। फसल बीमा के माध्यम से प्रोत्साहन मिल रहा है किसानों को। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6000 रुपये प्रति वर्ष मिल रहे हैं किसानों को, इससे लाभ मिल रहा है। APMC में सुधार किया जा रहा है। इसके अलावा मंडी वगैरह में भी सुधार किया जा रहा है। ड्रिप सिंचाई पर जोर दिया जा रहा है, सिंचाई के कई सारे साधन मौजूद हैं। इसके अलावा नवीन ये इसमें आप कुसुम योजना भी डाल दे सकते हैं कि
सोलर के माध्यम से जो है किसानों को सिंचाई में जो है सफलता मिल रही, मतलब सिंचाई में का सहयोग दिया जा रहा है उनको। और सोलर के माध्यम से मतलब कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को और भी चीज़ों का लाभ मिल रहा है, जैसे उनको वित्त के रूप में थोड़ा सब्सिडी वगैरह मिल जाती है उसके तहत। नवीन कृषि नीति आई है, नई कृषि नीति, उसको भी लागू करा जाए तो फिर मतलब अच्छा इसमें प्रभाव पड़ सकता है। आप इसमें अगर आपको खुद से अपने पॉइंट ऐड करने हो तो यही सब चीज़ें जो हैं, जैसे ये फसल बीमा वगैरह है या फिर ये कृषि नीति है, इसको अच्छे से लागू किया जाए, तब हम मतलब अपने सुझाव के रूप में कि इसमें पारदर्शिता रखी जाए, जो भी योजनाएं वो उसको किसानों तक पहुंच उसकी आसान हो, और किसानों को जो है डिजिटली थोड़ा साक्षर बनाया जाए जिससे वो योजनाओं तक पहुंच सकें। ये सब चीज़ें आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं अगर आपसे उसमें क्वेश्चन में सुझाव मांगा गया तो। फिर आता है वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से था कि तराई क्षेत्र में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है सिर्फ उनके बारे में क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे हम वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में देख ले रहे हैं पूरा। वन्यजीव अभ्यारण्य एक प्राकृतिक इन सीटू प्रकार का आवास क्षेत्र है। इन सीटू आपको पता होगा, इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है। इन सीटू में अगर जानवर कहीं पर रह रहे हैं तो उनको वहीं पर संरक्षित कर दिया जाता है, उनको बाहर नहीं ले जाया जाता। जैसे जू वगैरह है, जू को अलग से बनाया जाता है, बाहर ले जाके उनके प्राकृतिक क्षेत्र से हटाकर कृत्रिम क्षेत्र बनाया जाता है। लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य वही वाला क्षेत्र, वहीं पे उनको संरक्षित कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य जो है विशेष रूप से पौधों और जानवरों की प्रजाति का संरक्षण है। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में ऐसे आप दिखा सकते हैं, सभी आप नहीं लिख पाएंगे जितने हैं टोटल, क्योंकि ये लगभग 20 के आसपास है और ये घटते बढ़ते भी रहते हैं। किसी को हटा दिया जाता है लिस्ट से, किसी को डाल दिया जाता है। कोई जो है जो कोई पक्षी विहार रहता है, बाद में वन्यजीव अभ्यारण्य भी बन जाता है। ये हर साल ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो आपको सभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एग्जैक्ट नंबर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ कुछ इसमें दिखा सकते हैं। जैसे हस्तिनापुर सबसे बड़ा है तो इसको भी दिखा सकते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा वाले एरिया में। फिर कतरनिया घाट हो गया बहराइच वाले एरिया में, नवाबगंज हो गया उन्नाव में, सुरहा ताल हो गया बलिया में, कैमूर हो गया मिर्जापुर सोनभद्र में, समसपुर हो गया रायबरेली में, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो सबसे छोटा है महावीर स्वामी ललितपुर में हो गया, पार्वती अर्गा हो गया जो कि मैनपुरी में है। तो ये सब कुछ कुछ आप दिखा सकते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 15+ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, और अब जैसे कुछ कुछ को जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य सबको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर भी पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी। यह ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ज़्यादा लंबा सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो देखते नहीं है एग्जामिनर और उसमें फिर कम नंबर मिल जाता है उस सब्जेक्ट में। प्रमुख जीव यहाँ पर जो है तेंदुआ, नीलगाय, सांभल वगैरह हैं। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। ये प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की मतलब स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में। हालांकि उस बार जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली साल पूछा गया था, उसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। लेकिन अगर आप दोबारा आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1976 में स्थापना हुई थी, और सबसे बड़ा वाले की स्थापना 86 में हुई थी। फिर यहाँ पर कतरनिया घाट वाले में बाघ, तेंदुआ, सांभा वगैरह हैं, जो लगभग जानवर सभी जगह सेम ही है, बस यहाँ पर कतरनिया घाट में बाघ यहाँ पे याद रखिएगा। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ललितपुर में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब बना था ये, इसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। प्रमुख जीव हैं इसके चिंकारा, मोर, पैंथर वगैरह। तो ये जो है याद रखिएगा, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव अभ्यारण्य का महत्व क्या है, तो महत्व है दुर्लभ जो जीव होते हैं उनका संरक्षण करना, मानव गतिविधियों को नियमों और कानूनों के तहत सीमित करना, मतलब मानव और जो जानवर होते हैं उनका टकराव ना हो, टकराव नहीं होगा तो थोड़ा मतलब उनको भी हानि नहीं पहुंचेगी, मानवों को भी नहीं पहुंचेगी। जैव विविधता का संरक्षण हो सके, अनुसंधान क्षेत्र में भी इससे सहायता मिलती है। इसके अलावा पर्यावरण पर्यटन के लिए अवसर इसमें मिलते हैं। पर्यावरण से संबंधित जो भी पर्यटन वगैरह होता है, जिस क्षेत्र में ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह होते हैं वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, स्थानीय समुदायों को संरक्षण मिलता है। इसके अलावा कुछ चुनौतियाँ भी मौजूद हैं इसके लिए, जैसे वनों की कटाई हो रही है, प्रदूषक प्लास्टिक वगैरह होती है, मानवीय गतिविधियां अगर ज़्यादा हो गई, पर्यटन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया गया तो उससे भी जो है प्रदूषण हो जाता है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अवैध खनन हो जाता है, चंबल वाले एरिया में जैसे अवैध खनन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए भी वन्यजीव अभ्यारण्य को नुकसान होता है। अब इसको चाहे ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको चाहे आप इंट्रो में लिख सकते हैं या लास्ट में लिख सकते हैं, जहाँ भी आपको ठीक लगे, बस ये है कि शुरुआत या अंत में ही इसको होना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 के तहत यदि राज्य सरकार किसी
किसी विशेष क्षेत्र की वनस्पति पशु पक्षी को संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानती है तो उस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर सकती है। अब इसमें एक चीज़ और मतलब प्री के लिए अगर चाहें तो आप, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन इसको घोषित करता है कि कौन मतलब ये मान्यता दे सकता है कि कोई क्षेत्र जो है वन्यजीव अभयारण्य बनेगा, तो राज्य सरकार अगर कोई पशु पक्षी को संरक्षण देना चाहती है, उसकी दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर सकती है। ये एक आप याद रख सकते हैं कि राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। तो ये इतनी चीज़ें थी। जब तक जैसे अभी प्री का एग्ज़ाम कुछ टाइम है और उसके बाद फिर कुछ टाइम बचेगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए, तो अभी से जो है एक एक दो दो क्वेश्चन अगर आप करते रहेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम तक। और अगर आप आंसर राइटिंग वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में आप व्हाट्सएप करेंगे तो डिटेल भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा। या फिर प्री से रिलेटेड कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, PCS प्री या फिर RO प्री या दोनों का कंबाइन, तो उसका ग्रुप का नंबर भी यही है, इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको डिटेल भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा। और वीडियो ये वाला पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा सही लगा या नहीं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।